नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। लगातार हम बात करते हैं एक से एक नए मुद्दों की। आज एक और नया मुद्दा। देश को जब आज़ादी की खुशियां मिली तो लाखों लोग ऐसे भी थे जो अपने दिल, दिमाग और शरीर पर गहरे घाव लिए नए बने पाकिस्तान से भारत आने को मजबूर हुए। आज़ादी के साथ हुए भारत पाक विभाजन का दंश झेलने वाले ऐसे लाखों लोग अपनी जमीन, जायदाद, घर, दुकान, कारोबार सब रातों रात छोड़कर भारत आ गए। उनकी जान पर जो बनी हुई थी, वो समय ही ऐसा था। अपने ही पुरखों की जमीन पर नए हुक्मरानों का पर अविश्वास का जो डर है उन्हें भारत ले आया। उन्हें आज तक रिफ्यूजी कह दिया जाता है। इनमें से हजारों लोग ऐसे थे जिनकी पाकिस्तान में छूटी विरासत की कीमत तब के लाखों और आज के करोड़ों रुपयों में थी। किसी ने पीछे हवेली छोड़ी तो किसी ने फैक्ट्री, कोई अपने लाखों के गहने छोड़कर बिना कुछ लिए भारत आ गया। भारत पर यह उनका विश्वास ही था। उनकी कीमती जमीन, जायदाद को पाकिस्तान ने शत्रु संपत्ति माना और समय के साथ अधिकतर संपत्ति पर पाकिस्तान के रसूख वाले लोगों और दबंगों ने कब्जा कर लिया। इधर भारत से भी पाकिस्तान गए कई लोग ऐसे थे जो अपनी अकूत संपत्ति छोड़कर धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान चले गए। अपनी मर्जी से पाकिस्तान गए हजारों लोगों की भारत में संपत्ति 1968 में बने एक कानून के तहत शत्रु संपत्ति घोषित की गई। ऐसी ही एक शत्रु संपत्ति इन दिनों भारत में सुर्खियों में है। 15,000 करोड़ की यह संपत्ति भोपाल के नवाब की रही है और इस पर अब पटौदी परिवार के वारिस और अभिनेता सैफ अली खान दावा करते हैं। लेकिन कानून ऐसा है कि उसे सरकार द्वारा बेचे जाने का खतरा मंडरा रहा है। जिस संपत्ति पर सैफ अली खान दावा कर रहे हैं उसे शत्रु संपत्ति क्यों कहा जा रहा है और ये विवाद है क्या, इसे जानने से पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। भोपाल के आखिरी नवाब थे हमीदुल्लाह खान, जो मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी थे। अलग पाकिस्तान देश बनाने के जिन्ना के अभियान में उन्होंने भी काफी साथ निभाया था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि नवाब हमीदुल्लाह ने पाकिस्तान में शामिल होने का मन बना लिया था। उस समय भोपाल ब्रिटिश भारत की दूसरी सबसे बड़ी इस्लामिक रियासत थी, लेकिन चारों ओर जमीन से घिरे होने यानी लैंडलॉक्ड होने की वजह से भोपाल को लेकर उनकी योजनाएं सिरे नहीं चढ़ पाई। जिन्ना ने भी भाव नहीं दिया और वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी साथ नहीं दिया। नवाब हमीदुल्लाह खान का 1960 में निधन हुआ। उनकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी आबिदा सुल्तान विभाजन के बाद 1950 में पाकिस्तान चली गई, वहां की नागरिक बन गई। उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं, पिता की संपत्ति की वारिस बनी। उन्होंने नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की। भारत और इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेल चुके नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी के बेटे मंसूर अली खान पटौदी को दुनिया टाइगर पटौदी के नाम से जानती है। वही टाइगर पटौदी जिनके बल्लेबाजी और कप्तानी की दुनिया आज तक मुरीद है। उन्होंने मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर से शादी की। अभिनेता सैफ अली खान इस दंपति के बेटे हैं। इस लिहाज से सैफ अपनी दादी साजिदा का पोता होने के नाते भोपाल में उनकी संपत्तियों के वारिस माने गए। लेकिन सरकार ने इस मामले में साजिदा के बजाय आबिदा सुल्तान को वारिस मानते हुए उनके पाकिस्तान चले जाने की बात पर ज्यादा जोर दिया और इस आधार पर भोपाल में हमीदुल्लाह खान की संपत्तियों के शत्रु संपत्ति होने का दावा किया। इन आलीशान संपत्तियों की कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए है। इन संपत्तियों में वो फ्लैग स्टाफ हाउस है जहां सैफ अली खान ने अपना बचपन बिताया। नूर-उस-सबाह पैलेस नाम का एक आलीशान होटल भी है। इसके अलावा दारुस्सलाम, बेंगलो ऑफ हबीबी, अहमदाबाद पैलेस और कोहे फिजा नाम की संपत्तियां भी इस शत्रु संपत्ति में शामिल हैं। 2014 में कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने पटौदी परिवार की भोपाल की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति के तौर पर नोटिस दिया। सैफ अली खान और उनकी मां शर्मिला टैगोर ने सरकार के कस्टोडियन के इस नोटिस को चुनौती दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट केंद्र सरकार सैफ अली खान की इस याचिका पर 2015 से सुनवाई कर रहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है केंद्र सरकार के खिलाफ सैफ अली खान की इस याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस बीच 2016 में सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें साफ कर दिया गया कि वारिस चाहे भारतीय ही क्यों ना हो, उसका ऐसी संपत्तियों पर कोई अधिकार नहीं होगा। पिछले साल 13 दिसंबर को सरकार ने भोपाल हाईकोर्ट को जानकारी दी कि शत्रु संपत्ति से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एक अपीलीय अथॉरिटी बनाई गई है। इसके बाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा
कि दोनों पक्ष 30 दिन के अंदर अपीलीय अथॉरिटी में अपना पक्ष पेश कर सकते हैं। अभी यह साफ नहीं है कि 30 दिन के अंदर यानी इस साल 12 जनवरी तक सैफ अली खान अपील में गए या नहीं। 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात अपने घर में हुए हमले में सैफ घायल हो गए। अब काफी ठीक हैं। उन्होंने अपील की या नहीं, ये जानकारी आनी बाकी है। इस बीच 12 जनवरी की मियाद गुजर जाने के कारण पटौदी परिवार की संपत्ति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या अपनी दादी के मार्फत मिल रही 15,000 करोड़ की ये विरासत शत्रु संपत्ति होने के नाते सैफ अली खान के हाथ से छिन जाएगी। आखिर शत्रु संपत्ति कानून में ऐसा है क्या कि सैफ के हाथ से उनकी दादी की संपत्ति, उनकी दादी की विरासत छिन सकती है। इस कानून को समझते हैं कि ये कैसे बना और बदलता गया। दरअसल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1968 में संसद ने एक कानून बनाया। इसका मकसद था ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं की चल अचल संपत्तियों का नियमन करना, यानी उन्हें रेगुलेट करना, जिन्हें शत्रु प्रजा एनिमी सब्जेक्ट्स या शत्रु फर्म एनिमी फर्म माना गया। ये व्यक्ति या संस्थाएं 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों के कारण शत्रु देश कहे गए पाकिस्तान और चीन चले गए थे। उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति यानी एनिमी प्रॉपर्टी माना गया। इन सभी संपत्तियों को 1962 के डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और इन्हें गृह मंत्रालय के तहत एक विभाग कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया यानी शत्रु संपत्ति संरक्षक के हवाले कर दिया गया। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताशकंद समझौते में ऐसी संपत्तियों को एक दूसरे को सौंपने पर विचार किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने 1971 में एक तरफा अपने यहाँ मौजूद ऐसी संपत्तियों को ठिकाने लगा दिया या बेच दिया, या फिर कई संपत्तियां दूसरों ने कब्जा कर ली। लेकिन भारत ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इन संपत्तियों को बनाए रखा। तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत सरकार को यह अधिकार देता है कि वो तमाम राज्यों में शत्रु संपत्ति घोषित की गई संपत्तियों को अपने अधिकार में ले और उनका मैनेजमेंट करे, ताकि उनका इस्तेमाल देश के हितों के खिलाफ न हो पाए। लेकिन इस कानून को पाकिस्तान में बस चुके लोगों के ऐसे वारिसों जो भारतीय नागरिक हैं, उन्होंने लगातार चुनौती दी और संपत्ति का वारिस होने का दावा किया। इसी के मद्देनजर सरकार ने 2017 में इस कानून में संशोधन किया और इसे और सख्त बना दिया। इसके तहत एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म की परिभाषाओं को व्यापक किया गया। इनमें शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म के कानूनी वारिस को भी शामिल कर लिया गया, चाहे वो भारत का नागरिक हो या किसी गैर शत्रु देश का नागरिक। इसका मतलब था कि संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए किसी व्यक्ति का वारिस अगर भारतीय भी हो तो भी वो उस संपत्ति का हकदार नहीं माना जाएगा। यानी 2017 के संशोधन ने यह साफ कर दिया कि शत्रु संपत्ति हर हाल में सरकार के कब्जे में ही रहेगी, चाहे शत्रु प्रजा या शत्रु फर्म निधन के कारण न रहे, विलुप्त हो जाए या उस फर्म का कारोबार बंद हो जाए। इस संशोधन का मकसद था ऐसी सभी संपत्तियों के वारिस होने के दावों को खारिज कर देना, उन संपत्तियों को सरकार के कब्जे में रखना। हालांकि इस कानून का इस आधार पर विरोध होता रहा कि ये निजी संपत्ति के अधिकारों का हनन है, जबकि शत्रु संपत्ति कानून के समर्थक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसे जरूरी मानते हैं। शत्रु संपत्ति कानून को चुनौती देने से जुड़े कई मामले समय समय पर देश की अदालतों के सामने आते रहे। इनमें से एक बहुत ही मशहूर केस है 2005 का राजा महमूदाबाद से जुड़ा केस, जिसे केंद्र सरकार बनाम राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान केस नाम से जाना जाता है। दरअसल महमूदाबाद के राजा की उत्तर प्रदेश में अरबों की संपत्ति थी। लखनऊ के हजरतगंज, सीतापुर और उत्तराखंड के नैनीताल में उनकी बड़ी जायदाद थी। लखनऊ के पौश हजरतगंज इलाके का बड़ा हिस्सा उनकी ही जमीन पर बसा है। यहाँ का बटलर पैलेस, हलवासिया मार्केट सब उनकी ही संपत्ति रहे। महमूदाबाद का किला भी उनकी विरासत में था। लेकिन 1947 के विभाजन के बाद महमूदाबाद के राजा 1957 में पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली। हालांकि उनकी पत्नी और बेटा भारत में ही रहे, भारत के नागरिक बने रहे। लेकिन 1968 में जब शत्रु संपत्ति कानून बना तो राजा महमूदाबाद की संपत्तियों को सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। महमूदाबाद के राजा के निधन के बाद उनके बेटे मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान ने पिता की संपत्तियों पर दावा किया और उन्हें शत्रु संपत्ति घोषित करने को कानूनी चुनौती दी। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला किया।
कहा कि बेटा भारतीय नागरिक है, इसलिए वो अपने पिता की संपत्ति का हकदार है। इसलिए इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका हकदार वारिस भारत का नागरिक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में ऐसे कई नए दावे सामने आ गए। पाकिस्तान जा चुके कई लोगों की संपत्तियों के लिए उनके भारत स्थित रिश्तेदारों ने दावे करने शुरू कर दिए। इसके बाद सरकार के सामने इन संपत्तियों का रखरखाव चुनौती बनने लगा। इसी को रोकने के लिए 2010 में भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। हालांकि इसे कानून बनाने से जुड़ा विधेयक 2010 में पास नहीं हो सका, तब यूपीए की सरकार थी। इसके बाद 2016 में मोदी सरकार फिर एक अध्यादेश लेकर आई, जो 2017 में दी एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट के तौर पर कानून बन गया। इस कानून के तहत अदालतों के उन सभी पुराने फैसलों को खारिज कर दिया गया या अमान्य कर दिया गया जिनके तहत अदालतों ने शत्रु संपत्ति को लौटाने के आदेश दिए थे। कानून ने यह साफ किया कि वारिस की नागरिकता चाहे जो हो, शत्रु संपत्ति का कस्टोडियन यानी जो संरक्षक है वो सरकार ही रहेगी। ये संपत्ति सरकार के पास ही रहेगी। इसके बाद 2018 में शत्रु संपत्ति के डिस्पोजल यानी उसे निपटाने या बिक्री से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें सरकार के पास मौजूद ऐसी संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया तय की गई। शत्रु संपत्तियों की एक बड़ी लिस्ट और उनकी कीमतें केंद्र सरकार को सौंपी गईं। डीएम की अध्यक्षता में कमेटियों ने सर्किल रेट और अन्य पहलुओं के आधार पर इन संपत्तियों की कीमतें तय की। इसके बाद इन्हें बेचा जाए या ट्रांसफर किया जाए या फिर मौजूदा स्थिति में बहाल रखा जाए, इसका सुझाव देने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक कमेटी बनी, जिसे दी एनिमी प्रॉपर्टी डिस्पोजल कमेटी कहा गया। इसके तहत खाली संपत्तियों को सबसे बड़ी बोली लगाने वालों को बेचा जा सकता है, या किसी संपत्ति पर अगर कोई पहले से रह रहा है तो उसी व्यक्ति को वो संपत्ति कमेटी द्वारा निर्धारित कीमत पर खरीदने का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। चल संपत्तियां जैसे शेयर वगैरह सार्वजनिक नीलामी, टेंडर या अन्य तरीकों से बेचे जा सकते हैं। बिक्री से मिला पैसा भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होगा। भारत में शत्रु संपत्ति कही गई जायदाद सरकार के ही हाथ में रहेगी। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान से भी भारत में लाखों लोग आए, उनकी संपत्ति का वहां क्या हाल है? 2019 में पाकिस्तान की जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे पाकिस्तान के कई इलाकों में ऐसी हजारों संपत्तियां थी जिन्हें छोड़कर लोग भारत आए थे। इनमें से अधिकतर हिंदू थे। इनमें लोगों के मकान, हवेलियां, कारोबार, खेती की जमीन सब कुछ थे। पाकिस्तान की सरकार ने भी इन्हें शत्रु संपत्ति घोषित किया और 1970 में इनकी देखरेख के लिए एनिमी प्रॉपर्टीज सेल बनाया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 95% संपत्तियों पर पाकिस्तान के प्रभावशाली लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें लाखों एकड़ जमीन शामिल हैं, हजारों प्लॉट हैं, इमारतें हैं। कई जगहों पर तो पुरानी इमारतों को मिट्टी में मिलाकर उनकी जगह नई इमारतें बना ली गई हैं। पाकिस्तान के तत्कालीन संचार मंत्री मुराद सईद ने माना था कि उनकी सरकार अवैध कब्जा करने वालों से ऐसी संपत्तियां वापस लेने में नाकाम रही है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे भारत में परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी संपत्ति अगर शत्रु संपत्ति है तो मोहम्मद अली जिन्ना की क्यों नहीं? ब्रेक के बाद। एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात में हम बात कर रहे हैं एनिमी प्रॉपर्टी यानी शत्रु संपत्ति की। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत पाकिस्तान की जिन बड़ी हस्तियों की संपत्तियां भारत में सुर्खियों में रही हैं, उनमें से एक हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक गांव है कोटना बंगार गांव। इस गांव की 13 बीघा जमीन परवेज मुशर्रफ के परिवार की बताई जाती है। पिछले साल 12 सितंबर को खेती की जमीन पर एक नोटिस लगा मिला। नोटिस के मुताबिक इस जमीन को ई ऑक्शन यानी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के जरिए बेचने का निर्देश दिया गया था। आपको बता दें कि परवेज मुशर्रफ का जन्म आज़ादी से पहले 1943 में दिल्ली के दरियागंज इलाके में हुआ था और उनके घर को नहर वाली हवेली कहा जाता है। 2001 में भारत दौरे पर आए मुशर्रफ अपने बचपन के इस घर भी गए थे। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मुंबई में मालाबार हिल्स की जो संपत्ति है जिन्ना हाउस, उसे भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति नहीं माना है।
जुलाई 2018 में गृह मंत्रालय में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि जिन्ना हाउस शत्रु संपत्ति कानून 1968 के दायरे में नहीं आता। सरकार के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के तहत ये इवैक्यूई प्रॉपर्टी है, यानी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जो विभाजन से पहले के भारत में कहीं रह रहा था भारत में और सांप्रदायिक तनावों की वजह से तब देश छोड़कर चला गया, इसलिए ये भारत सरकार की संपत्ति है। उधर पाकिस्तान सरकार मुंबई के जिन्ना हाउस को अपनी संपत्ति बताते हुए उसे भारत से वापस दिए जाने की मांग करती रही है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि भारत में कितनी शत्रु संपत्तियां हैं। तो भारत में ऐसी करीब 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। इनमें सबसे ज्यादा 6,041 शत्रु संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें से अकेले लखनऊ में 361 संपत्तियां हैं। दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा 4,354 पश्चिम बंगाल में है। चीनी नागरिकता ले चुके लोगों की 126 संपत्तियों में से सबसे अधिक 57 शत्रु संपत्तियां मेघालय में हैं, 29 पश्चिम बंगाल में और 7 संपत्तियां असम में हैं। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज बस इतना ही। नमस्कार।